हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रोला भवन के दौरान होने वाले जो रासायनिक परिवर्तन हैं उन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रोला भवन वह प्रक्रम है जिसमें ब्लास्टुला की सरफेस पे जो स्थित अंगों के संभावी क्षेत्र होते हैं, जो ब्लास्टोमेयर्स होते हैं, ये गति करके अपने विशिष्ट स्थान जहाँ वे वयस्क में पाए जाने हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। गैस्ट्रोला भवन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही तीनों प्रकार के जो जनन स्तर होते हैं, प्राथमिक जनन स्तर, उनका निर्माण होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का। गैस्ट्रोला भवन के द्वारा गैस्ट्रोला का फॉर्मेशन होता है, जिसमें हमें मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स के साथ साथ में कुछ केमिकल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। गैस्ट्रुलेशन, जैसा कि आप जानते हैं, एक एक्टिव फेज है जिसमें ब्लास्टोमियर्स में डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं। इन एक्टिविटीज़ के अंतर्गत डिफरेंट कॉम्प्लेक्स और इंटेंस केमिकल प्रोसेसेस हमें देखने को मिलते हैं, जो कि सेल मेटाबॉलिज्म और इसके स्ट्रक्चर दोनों को इफ़ेक्ट करते हैं। जो ये मूवमेंट होते हैं, जो ये केमिकल प्रोसेसेस हमें देखने को मिलती हैं, ये सेल के मेटाबॉलिज्म और इसके स्ट्रक्चर दोनों को इफ़ेक्ट करते हैं। गैस्ट्रुलेशन के दौरान होने वाली क्रियाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है, इसमें जो प्रोसेस हम देखेंगे वह है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में, जैसा कि आप जानते हैं, इसे हम उपापचय कहते हैं। इसके अंदर मेटाबॉलिज्म के अंदर वे सारी रिएक्शंस आती हैं जो कि किसी भी सेल को उसकी लिविंग स्टेट में मेंटेन रखने के लिए आवश्यक होती है, इन्वॉल्व होती है। मेटाबॉलिज्म में हम दो तरह की रिएक्शंस को पढ़ते हैं। एक होती है कैटाबॉलिक रिएक्शंस और दूसरी होती है एनाबॉलिक रिएक्शंस। कैटाबॉलिक रिएक्शंस वे होती हैं जिनमें जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं इनका ब्रेकडाउन होता है और ये जो मॉलिक्यूल हैं एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए ब्रेक होते हैं। वहीं दूसरी ओर एनाबॉलिक प्रक्रिया या उपचय प्रक्रिया एक बायोसिंथेटिक प्रोसेस है जिसमें एटीपी का यूज़ करके एटीपी को एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ किया जाता है। मेटाबॉलिज्म गैस्ट्रोला भवन के प्रक्रम के दौरान भ्रूण आकार की व कार्य की दृष्टि से बहुत अधिक सक्रिय होता है। साथ ही भ्रूण में संरचना विकास गतियाँ भी हमें बहुत अधिक तेज़ी से देखने को मिलती हैं। इसके फलस्वरूप गैस्ट्रोला भवन के दौरान कोरक भवन की तुलना में मेटाबॉलिज्म रेट भी बढ़ जाती है और इस मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम टू हेडिंग्स में देखते हैं। पहला है कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़। गैस्ट्रोला भवन के दौरान होने वाली संरचना विकास गतियों में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः ऑक्सीजन का खर्च बढ़ जाता है। वह ऑक्सीजन की जो रेट होती है वह भी बढ़ जाती है। यह जो ऊर्जा होती है संग्रहित पीतक और ग्लाइकोजन से प्राप्त होती है। मेंढक में देखा गया है कि ग्लाइकोजन का अपचयन सबसे अधिक होता है। इसी प्रकार ग्लाइकोजन का जो अपचयन है सक्रिय ध्रुव पर अक्रिय ध्रुव की तुलना में अधिक होता है। जो एनिमल पोल है उस पर वेजिटल पोल की तुलना में अधिक देखने को मिलता है। जो ग्लाइकोजन का कैटाबॉलिज्म है वह हमें अधिक देखने को मिलता है। कैटाबॉलिज्म या जो अपचय प्रक्रियाएं होती हैं, इसमें दो प्रोसीजर होते हैं। पहला होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोजन का ऑक्सीडेशन, और दूसरा है यौग का ब्रेकडाउन ऑफ यौग। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोजन। जैसा कि आप जानते हैं कि एम्फीबियंस और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं इनमें ग्लाइकोजन
वन ऑफ द सब्सटेंस है जो कि गैस्ट्रुलेशन में के दौरान एनर्जी सप्लाई में इन्वॉल्व रहता है। ब्लास्टोपोर के डोर्सल लिप पर इन्वेजिनेट होने वाली सेल्स में ग्लाइकोजन का अमाउंट कंपेरेटिवली कम पाया जाता है, कम होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन की रेट है वह ज़्यादा होती है। अगर हम इसे कंपेयर करें दूसरे एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो के दूसरे पार्ट से, तो वहाँ पे यह जो लॉस है यह ओनली 1 to 9% होता है, जबकि गैस्ट्रुलेशन में जो ब्लास्टोपोरल लिप है वहाँ पे ग्लाइकोजन लॉस हमें 31% तक देखने को मिलता है। डोर्सल लिप में ग्लाइकोजन का रैपिड ब्रेकडाउन इस एरिया में होने वाले एक्टिव रेस्पिरेशन को शो करता है। तो कैटाबॉलिज्म में फर्स्ट स्टेप हमने देखा ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोजन, जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? ब्लास्टोपोर के डोर्सल लिप पर इन्वेजिनेट होने वाली सेल्स में हमें ग्लाइकोजन का अमाउंट कंपेरेटिवली कम देखने को मिलेगा, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन सबसे ज़्यादा होगा। सेकंड है ब्रेकडाउन ऑफ यॉक। ग्लाइकोजन के अलावा ब्लास्टोमियर्स में उपस्थित यॉक एनर्जी मेटाबॉलिज्म और एसिमिलेशन के लिए इसका ब्रेकडाउन होता है। यॉक ग्रेन्यूल्स के ब्रेकडाउन को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से या बायोकेमिकली दोनों तरह से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से एम्फीबियन एम्ब्रियो की स्टडी में यह देखा गया कि गैस्ट्रुलेशन के दौरान प्रथम परिवर्तन यॉक प्लेटलेट्स की एमोर्फस और पेरिफेरल ग्रैन्युलर लेयर डिसअपियर हो जाती है। जो सबसे पहला चेंज हमें देखने को मिला एम्फीबियन एम्ब्रियो के अंदर वह था कि गैस्ट्रुलेशन के दौरान क्या होता है कि जो यॉक प्लेटलेट्स होती हैं इसकी जो पेरिफेरल लेयर है जो कि ग्रैन्युलर होती है वह डिसअपियर हो जाती है। यह लेयर जो होती है कुछ प्रोटीन्स और आरएनए से मिलकर के बनी हुई होती है। यह डिसअपियरिंग मटेरियल साइटोप्लाज्मिक सॉल्यूशन में प्रवेश कर जाता है, वहाँ चला जाता है और सिंथेटिक प्रोसेस के लिए अवेलेबल हो जाता है। जो साइटोप्लाज्मिक सॉल्यूशन है यहाँ से यह जितने भी सिंथेटिक प्रोसेस हैं इनके लिए अवेलेबल हो जाता है। पेरिफेरल लेयर का यह सोल्यूबलाइजेशन प्रारंभिक गैस्ट्रुलेशन के दौरान इन्वेजिनेटिंग कॉर्डोमीसोडर्म सेल्स में, वहीं लेट गैस्ट्रुलेशन व न्यूरलेशन के दौरान न्यूरल प्लेट में और अंत में एपिडर्मिस में होता है। जो पेरिफेरल लेयर है इसका सोल्यूबलाइजेशन कहाँ कहाँ होता है? अगर हम बात करें प्रारंभिक गैस्ट्रुलेशन की तो इसके दौरान जो इन्वेजिनेटिंग कॉर्डोमीसोडर्म सेल है इसके अंदर देखने को मिलता है। वहीं जो लेट गैस्ट्रुलेशन और न्यूरलेशन है उसके दौरान न्यूरल प्लेट में और सबसे एंडिंग में हमें एपिडर्मिस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो यॉक प्लेटलेट्स की मेन बॉडी है, पेरिफेरल जो लेयर थी यॉक प्लेटलेट्स की, सबसे पहले ये सोल्यूबलाइज होगी, उसके बाद में जो यॉक प्लेटलेट की मेन बॉडी है जिसे हम क्रिस्टलाइन कोर कहते हैं इसका सोल्यूबलाइजेशन लेटर फेज में होता है। एंडोडर्म में यह तब तक नहीं होता जब तक लार्वा फीडिंग स्टार्ट नहीं होती। बायोकेमिकली तो यहाँ सबसे पहले हमने देखा था कि जो यह चेंजेस हैं ब्रेकडाउन ऑफ यॉक है यह दो तरह से हम स्टडी कर सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से और दूसरा बायोकेमिकली। तो बायोकेमिकली हम कैसे देख सकते हैं? जो यॉक प्लेटलेट्स का सोल्यूबलाइजेशन है यह बायोकेमिकली भी दो तरीके से हम देख सकते हैं। पहला है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। जब यॉक प्लेटलेट्स के लाइट एब्जॉर्प्शन में डिक्रीजमेंट हमें देखने को मिलता है तो यह इंडिकेट करता है कि यॉक प्लेटलेट्स का क्या हो रहा है, सोल्यूबलाइजेशन होता है। दूसरा तरीका है एम्ब्रियोनिक होमोजेनेट से यॉक प्लेटलेट्स को सेपरेट कर इनके प्रोटीन कंटेंट को हम मेजर करते हैं। तो पहला है तरीका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो लाइट एब्जॉर्प्शन अगर डिक्रीज होगा तो यॉक प्लेटलेट्स का सोल्यूबलाइजेशन हो रहा है। और दूसरा तरीका है
जो एम्ब्रियोनिक होमोजिनेट है, इससे योग प्लेटलेट्स को सेपरेट करके और इसमें जो प्रोटीन कंटेंट है उसको हम मेजर कर सकते हैं। इन दोनों तरीक़ों से पता चलता है कि इन दोनों तरीक़ों से पता चलता है कि गैस्ट्रुलेशन की स्टार्टिंग में इन्वेजिनेटिंग कोर्डोमीसोडर्म में योग प्लेटलेट प्रोटीन में रैपिड डिक्रीजमेंट देखने को मिलता है और न्यूरिलेशन स्टेज में एंडोडर्म में हमें स्लो डिक्रीजमेंट देखने को मिलता है। तो यह तो हुई कैटाबोलिक रिएक्शंस, यानी कि ब्रेकडाउन जो रिएक्शंस थी, इसमें दो पार्ट पढ़े हमने, एक तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोजन और दूसरा ब्रेकडाउन ऑफ योग। सेकंड जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस देखने को मिलती है वह है एनाबॉलिक रिएक्शंस या बायोसिंथेटिक प्रोसीजर। इसमें सबसे पहला जो हम देखेंगे वह है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण। तो गैस्ट्रुलेशन के दौरान डिफरेंट काइंड के न्यूक्लिक एसिड मटेरियल का सिंथेसिस होता है। गैस्ट्रुलेशन में माइटोसिस के दौरान क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन के लिए डीएनए रेप्लिकेशन की आवश्यकता होती है। जब गैस्ट्रुलेशन होता है तो इसमें माइटोसिस के दौरान क्रोमोसोम्स के डुप्लीकेशन के लिए हमें डीएनए रेप्लिकेशन की आवश्यकता होती है। मॉलिक्यूलर लेवल पर गैस्ट्रुलेशन ऑनसेट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए मॉलिक्यूल्स के ट्रांसक्रिप्शन से स्टार्ट होता है। जो मॉलिक्यूलर लेवल है उस पर गैस्ट्रुलेशन का ऑनसेट है वह डीएनए डिपेंडेंट आरएनए मॉलिक्यूल के ट्रांसक्रिप्शन से स्टार्ट होता है। गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो नए एमआरएनए हैं और टीआरएनए मॉलिक्यूल, इनके ट्रांसक्रिप्शन की रेट बढ़ जाती है। अगर हम बात करें एम्फीबियंस में फ्रॉग की, तो इनमें यह रेट सामान्य से 10 गुना तक हमें बढ़ी हुई देखने को मिलती है। यह जो बढ़ी हुई रेट है, जो एमआरएनए और टीआरएनए मॉलिक्यूल्स के ट्रांसक्रिप्शन है, इसका साइटोप्लाज्म में इंक्रीज्ड प्रोटीन सिंथेसिस की पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करते हैं। जो बढ़ी हुई मात्रा है ट्रांसक्रिप्शन की, वह इंडिकेट करती है कि साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस की पॉसिबिलिटी को इंडिकेट कर रही है। सेकंड है एनाबॉलिक रिएक्शन, प्रोटीन का निर्माण या प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसीजर। गैस्ट्रुलेशन के दौरान प्रोटीन सिंथेसिस की रेट शार्पली हमें इंक्रीज देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ जो एनिमल एग हैं, इनमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो सोर्स है मटेरियल का वह योग होता है। गैस्ट्रुलेशन के स्टार्टिंग में प्रोटीन टर्नओवर क्लीवेज से डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। जो नए प्रोटीन बनते हैं ये क्वालिटेटिवली एग में प्रेजेंट प्रोटीन से डिफरेंट होते हैं। जो प्रीवियस जो प्रोटीन होता है उससे नया बना हुआ प्रोटीन क्वालिटेटिवली हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। यह डिफरेंट टाइप का प्रोटीन गैस्ट्रुला में पेरेंटल जीन्स के न्यू एमआरएनए मॉलिक्यूल के प्रोडक्शन में एक्टिव पार्टिसिपेशन के कारण बनता है। जो नए टाइप का प्रोटीन है उसका कारण क्या है कि जो पेरेंटल जीन्स होते हैं ये नए एमआरएनए मॉलिक्यूल के प्रोडक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इसके कारण हमें डिफरेंट टाइप का प्रोटीन देखने को मिलता है। एम्फीबियंस व सी अर्चिन में यह देखा गया कि इनकी गैस्ट्रुला स्टेज में कुछ एंटीजन प्रोटीन, जो गैस्ट्रुला स्टेज है वह कुछ एंटीजन प्रोटीन कंटेन करती है, जो कि क्या करते हैं, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो एंटीबॉडी होती है यह पहले से इन एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती है। सी अर्चिन में गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो प्रोटीन का खर्च है वह 3 गुना तक बढ़ जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया है इसके दौरान होने वाले रासायनिक परिवर्तनों को पढ़ा। इसमें पहला परिवर्तन है उपापचय क्रियाएं क्या देखने को मिलती हैं। उपापचय क्रियाओं में हमें 2 तरह की जो रिएक्शंस हैं वह देखने को मिलती हैं, प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिक रिएक्शंस। पहली रिएक्शंस जिनमें एनर्जी के रिक्वायरमेंट के लिए लार्जर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका ब्रेकडाउन होता है, और वहीं दूसरी जो रिएक्शन है बायोसिंथेटिक प्रोसेस एनाबॉलिज्म, इसके अंदर एटीपी का यूज़ करके जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं इनका फॉर्मेशन होता है। कैटाबॉलिज्म में हमने 2 प्रोसीजर्स पढ़े।
पहला है ग्लाइकोजन का ऑक्सीडेशन। ग्लाइकोजन का जो ऑक्सीडेशन है वह सबसे ज़्यादा हमें इन्वेजिनेटिंग सेल के डोर्सल लिप पे, जो ब्लास्टोपोर के डोर्सल लिप पे इन्वेजिनेटिंग सेल्स होती हैं, इनमें देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन। ये 31% तक ग्लाइकोजन का ऑक्सीडेशन यहाँ होता है। सेकंड हमने देखा ब्रेकडाउन ऑफ योग। तो योग में जो ब्रेकडाउन है योग प्लेटलेट्स का, सबसे पहले जो इसका पेरिफेरल लेयर है, ग्रैनुलर लेयर, यह डिसअपियर होती है और उसके बाद में जो योग प्लेटलेट्स की मेन बॉडी है जिसे हम क्रिस्टलाइन कोर कहते हैं, यह सोल्यूबलाइज होती है। और इस ब्रेकडाउन को हम बायोकेमिकली और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। सेकेंड रिएक्शन हमने देखी एनाबॉलिक रिएक्शंस या बायोसिंथेटिक रिएक्शंस। इसमें पहला जो सिंथेसिस है वह है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस और सेकंड है प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के अंदर जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए मॉलिक्यूल है, इनका ट्रांसक्रिप्शन होता है और नए एमआरएनए और टीआरएनए का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। सेकंड प्रोटीन सिंथेसिस। और तो प्रोटीन सिंथेसिस में हमने देखा कि गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो प्रोटीन सिंथेसिस की रेट है वह उसमें हमें शार्पली इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। धन्यवाद।